तो पिछली बार अपन ये देख रहे थे कि ये जो 2005 से पहले जो संपत्ति के अधिकार की बात थी वो भी आगे बढ़ाएंगे। और उसमें ये है कि जैसे हमने एस के गोला लगा दिया तो उसका मतलब इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी पहले, इनसे पहले। और इस व्यक्ति के मान लें कि कोई सन था, सन कहेंगे, सन्स डॉटर भी हो सकती है, सन्स विडो भी हो सकती है। और एक डॉटर को जो कि निर्वसी से पहले मान लो उनकी डेथ हो गई है, तो उस डॉटर के डॉटर सन हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, या यहाँ बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। या कहें कि डॉटर सन यदि अकेला है तो अकेला है, यदि 2 सन है और 1 डॉटर है तो 3 हो गए इससे। यदि अकेली डॉटर है तो फिर 1 हिस्सा हो गया, ऐसा इसमें है। और इसमें भी सन और सन से सन की डेथ हो गई और ये आ गई स्थिति। और ये हम इसको आगे सन से सन को और बढ़ाएंगे, जिसमें सन्स विडो, सन से सन और सन से सन्स डॉटर। तो ये लोग इसमें वर्ग 1 के उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। उनमें कम या ज़्यादा संख्या हो सकती है और वो उत्तराधिकारी के रूप में। तो इसमें कहेंगे अपन मदर, विडो, यदि पूर्व मृत पुत्र है और उसका भी पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा है, और मान लेते हैं अपन कि एक डॉटर है, चाहे वो मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे माइनर है, चाहे मेजर है, चाहे साउंड माइंड की है, चाहे अनसाउंड माइंड की। तो डॉटर 1 हिस्सा लेगी निर्वसित से। तो निर्वसित की जो संपत्ति होगी उसमें से 1 हिस्सा डॉटर लेगी। यदि दूसरी डॉटर भी जीवित है तो यहाँ हमें एक और डी लगा देंगे, D1 कह सकते हैं उसको, जो भी है। तो इसका मतलब जो भी पुत्री है, चाहे वो मैरिड होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अनमैरिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या माइनर और मेजर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो वयस्क है या अवयस्क है। और साथ में ये भी है कि यदि वो बेटी यदि मान लो साउंड माइंड की पागल है या फिर साउंड माइंड की है, स्वस्थचित की है, तो भी उसको हिस्सेदारी दी जाती है। अब एक ऐस लिखा है हमने, तो ये एक पुत्र को हमने जीवित माना है, और वही शर्तें हैं इसमें भी कि मैरिड अनमैरिड का जो डॉटर के संबंध के साथ था वही बातें इसके साथ में रहेंगी। वो साउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का, मेजर माइनर कैसे भी हो सकता है, वो 1 हिस्सा लेगा। अब यहाँ यदि एक और पुत्र जीवित है तो हम यहाँ एक पुत्र एस और दिखा देंगे। आगे हमने देखा है कि एक डी के, ये जो डी है यहाँ हमने राउंड लगाया है, तो इसका मतलब इस एक्स की मृत्यु से पूर्व ही डी की मृत्यु हो चुकी थी। यह कहें कि पिता से पहले ही उसकी पुत्री जो विवाहित थी और उस पुत्री की मृत्यु पहले हो चुकी थी, और उस पुत्री के बच्चे भी हैं, जिसमें हमने एक डॉटर सन लिखा है, एक डॉटर की बात कही है, या एक उनकी पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री दिखाया गया है। यहाँ खास बात ये देख लेनी चाहिए अपने को कि यहाँ डॉटर्स हस्बैंड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस पुत्री की मृत्यु निर्वशय से पूर्व ही हो गई थी, उसका पति भी जीवित है, तो भी पति को संपत्ति में से हिस्सा नहीं देके उस पुत्री के जो भी बच्चे हैं, 1, 2 हैं या ज़्यादा हैं, जो भी स्थिति है, वो अपनी मदर का हिस्सा जो कि अपने नाना से उस मदर को मिलने वाला यदि मदर जीवित होती तो मदर जो हिस्सा लेती वो हिस्सा उस पुत्री के बच्चे लेंगे, या ये कहें कि अपने माता को जो हिस्सा मिलने वाला था उस हिस्सेदारी को अपने जो बच्चे हैं वो उस डॉटर के बच्चे या नाना की संपत्ति में से बच्चे हिस्सा लेंगे। तो ये डॉटर्स जिसकी पहले मृत्यु होगी उसके बारे की बात है।
आगे हमने ये राउंड लगाया, ये सन है, एक सन जो कि पहले ही निर्वस्य से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, और उस निर्वस्य से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र भी, मतलब सन से सन है, ये पुत्र का पुत्र है, ये एस का मतलब सन से सन। तो ये सन से सन की भी मृत्यु उस निर्वस्य से पहले हो गई है, तो सन की भी मृत्यु हो गई एक की, और उस सन के पुत्र की भी मृत्यु हो गई। लेकिन संस विडो जीवित है, ये इस व्यक्ति की विडो जीवित है, इस व्यक्ति का सन जीवित है। सन लिखा है हमने, ऐसे ही ये लिखा है सन्स डॉटर। तो ये क्या हो गया, मतलब पुत्र की विधवा, पुत्र के पुत्र का पुत्र और पुत्र के पुत्र की पुत्री को भी मृतक निर्वसित व्यक्ति की संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा। मान लो यही हमारे सामने ये स्थिति रहती है, तो आज हम इस संपत्ति को यदि बांटते हैं तो कितना कितना मिलेगा। एक हिस्सा मदर को, पहले तो ये देखो कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, इस लाइन के 7 लोग हो गए। तो एक हिस्सा मदर को 1/7 कह सकते हैं कि इस मृतक की निर्वसित व्यक्ति की जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें से एक हिस्सा उसके मदर को मिलता है, एक हिस्सा उस व्यक्ति की विधवा को मिलता है, और एक हिस्सा इस व्यक्ति की, यदि ये पुत्र जीवित होता है, ये नहीं है तो इसकी जो इश्यूज हैं, जो बच्चे हैं, और उसकी विधवा को मिलेगा। एक हिस्सा, एक जो डॉटर हमने एक ही मानी है कि जो कि जीवित है, चाहे मैरिड है अनमैरिड है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे ही एक पुत्र ही जीवित माना है तो उसको 1/7 हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही जो डॉटर पहले ही निर्वस्य से पहले ही जिसकी डेथ हो गई है उस डॉटर को भी 1/7 हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही ये जो सन जो पहले मर चुका है उसका सन भी मर चुका, सन की डेथ हो गई, तो यहाँ मिलने वाला था 1/7 हिस्सा वो यहाँ आ जाता है, और ये भी जीवित नहीं है तो ये हिस्सा 1/7 इन लोगों को मिल जाता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 1/7 हिस्सा इस निर्वसित की संपत्ति में के हिस्से कर दिए गए, या उत्तराधिकारी में ये लोग हिस्सा ले सकते हैं। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस ब्रांच में 1/7 जो बताया हुआ है, इस ब्रांच को हम कहेंगे कि 1/7 में 1 2 3 टुकड़े होंगे, तो इसका मतलब 1/21 1/21 और 1/21 के अधिकारी होंगे ये लोग। तो ये लोग जो कि अपने पिता को मिलने वाला हिस्सा था, इनका पिता और इस महिला के जो पति को जो हिस्सा मिलने वाला था, क्योंकि पति जीवित नहीं है, तो जो हिस्सा आने वाला था उस हिस्से में ये सब ब्रांच के सदस्य हिस्सा लेंगे। चाहे वो, यदि ये 3 दिखा रखे हैं हमने तो 3 है वो 1/21 ले लिया, यदि 4 है तो 1/28 हो जाएगा, यदि 1 ही है तो 1/7 अकेला लेगा, या 2 हैं तो 1/14 हिस्सा ये लेने के अधिकारी होंगे। ये डॉटर है, चाहे ये मैरिड अनमैरिड है, ये एक हिस्सा ले लेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैरिड अनमैरिड से। ऐसे एक पुत्र है जो कि मैरिड अनमैरिड या इनके बच्चे हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक डॉटर जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी हमने एक पुत्र और एक पुत्री ही माना है, तो वो अपनी मदर को जो हिस्सा मिलने वाला था उसमें से दोनों 1/14 और 1/14 हिस्सा ये ले सकते हैं। यदि ये 3 हुए तो 1/21 हो जाएगा, यदि अकेले है तो फिर 1/7 वो अकेले ले लेंगे। ऐसे ही सन में की बात करें तो वहाँ 1/7 हिस्सा आ रहा है, तो वो भी इस 1/7 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह कहेंगे कि ये 3 जगह सन विडो को मिलेगा, और सन को मिलेगा, और सन डॉटर को मिलेगा। तो ये लोग इस प्रकार से इस मृतक व्यक्ति की संपत्ति में से हिस्से लेने आएंगे, उत्तराधिकारी होंगे, और ये अपने अपने
ब्रांच वाइज भी ले रहे हैं। ये जो ब्रांच है इसको ब्रांच कहेंगे हम। इस शाखावार में इस शाखा को 1/7 मिला तो ये आपस में बांट लिया, इस शाखा को ये मिला 1/7 तो ये इन्होंने आपस में 2 जगह बांट लिया, इस शाखा को ये मिला तो इन्होंने इतना मान लिया। अब ये है कि इसमें यदि ज़्यादा सदस्य हैं तो 1/21 की बजाय 28 है, 1/35 भी हो सकता है। यदि इसमें से 1-2 ही हैं तो 1/14 हो सकता है, या इसमें भी यही स्थिति होंगी और इसमें भी यही स्थिति होंगी। मदर को 1/7 मिलेगा। वही स्थिति विडो के लिए भी है कि यहाँ एक विडो को 1/7 मिलेगा। यदि एक से ज़्यादा विडो हैं तो फिर उन्हें 2 हैं तो 1/14 हो जाएगा। यदि विडो 3 है, क्योंकि ये जो हम बात करें विडो हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में है कि एक ही विवाह हो सकता है, लेकिन यदि कोई विवाह 1955 से पहले हो गया है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले हो गया है, तो वहाँ विडो की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती हैं। तो 1/7 के 2-3 जो भी हैं उनमें आपस में बंटवारा हो जाएगा या बांटा जा सकता है। लेकिन और यदि वो अकेली हैं तो 1/7 वो अपने जो पति की मृत्यु के बाद में 1/7 की हिस्सेदारनी होंगी, उत्तराधिकारनी होंगी, और ये सब लोग वर्ग 1 के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है इसमें, इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये कौन सी स्थिति है? ये 2005 से पहले की स्थिति है। जब 1956 में यह अधिनियम लागू हुआ था, तब से लेके 2005 में जो संशोधित अधिनियम 2005 आया है, उससे पूर्व की स्थिति है। हमें इसी बात को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि 2005 से पहले ये लोग थे वर्ग 1 में, और 2005 के बाद में कुछ लोग अलग इससे हटके होंगे। तो 2005 से पहले की आज हमने ये जो स्थिति देखी है, और इसमें ये लोग वर्ग 1 के उत्तराधिकारी माने जाएंगे। तो